हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटा डीके में दो होगा, बीटा पॉजिटिव बीटा निगेटिव। उसके बाद हम बात करने वाले हैं गामा डीके। इससे प्रीवियसली जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात किया था अल्फा डी के रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा रिकॉल किया था, क्योंकि उसके भी प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ लिया है। तो हमने रिकॉल किया था किसको, तो हमने रिकॉल किया था रेडियो एक्टिविटी और अल्फा डी के को हमने रिकॉल किया, पढ़ा अल्फा डी के। और उसी से रिलेटेड जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीटा डी के है। तो मैं सबसे पहले स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तो अगर बीटा डीके देखने आए हो ना, तो आप पहले अल्फा डीके देख लो। अगर वो अल्फा डीके अगर आपने देख लिया और गारंटी की बेहतरीन समझ में आएगा, तो बीटा और गामा जो भी है वो यूं समझ लोगे आप, यूं चुटकी में। बात समझ में आ रही है। बीटा अल्फा डीके का जो लेक्चर है उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जाओ जाकर देख लो, बिना वक्त ज़ाया किए वो लेक्चर देखो, पहले नोट्स तैयार करो और फिर इस लेक्चर के पास आओ और फिर देखो कि तुम्हें क्या समझ में आता है। भाई साहब, क्या समझ में आता है, बेहतरीन, तुम फैन हो जाओगे। मैं क्या बताऊं, अब तुम देख ही लो यार, फिर उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा प्लस और बीटा माइनस और गामा और के कैप्चर। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अल्फा डीके में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ी बात। हमने सबसे पहले उसका मास निकाला था, मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला था। और मास ऑफ न्यूक्लियस निकालने के बाद हमने सबसे पहले क्या निकाला था, मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला था। फिर उसके बाद हमने मास ऑफ पार्टिकल भी निकाला था, और फिर मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ पार्टिकल। तो उसमें हमने दो तरह से काम किया था। हमने थ्योरेटिकली उसके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया था। फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी सही है या नहीं ये जानने के लिए हमने, देखिए जो प्रोसेस वहाँ है वही प्रोसेस यहाँ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस आपने वहाँ पढ़ा ना अल्फा डीके में, सेम प्रोसेस यहाँ है और वही मैं करूँगा भी और वही मैं बता भी रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसकी मास ऑफ न्यूक्लियस को निकाला। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस को निकाला और मास ऑफ पार्टिकल को निकाला। उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हमने थ्योरेटिकली फाइंड किया। फिर वो काइनेटिक एनर्जी सही है या नहीं है ये जानने के लिए हमने क्या किया कि उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया तो हमने देखा कि कुछ हैं जो हमारे थ्योरेटिकल से मिल रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मिल रहे हैं और आजू बाजू में आते जा रहे हैं। तो मालूम ये चला कि ओहो हो, मालूम ये चला कि अल्फा डीके में सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही नहीं आता है, साथ में उसमें एक फोटोन पार्टिकल भी आता है जो एनर्जी लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी वैरी करने लगती है, जिसकी वजह से वो उस लाइन पर, उस रेडियस पर नहीं जाता है जिस रेडियस पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसे भेजा। तो हुआ ये कि वो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही जाएगा तो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, तो सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। उस रेडियस को हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, देखा तो कुछ उस रेडियस पर आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, कुछ कम, मतलब उससे कम आ रहे हैं भैया। इसका मतलब कि रेडियस अगर कम हुआ, इसका मतलब एनर्जी तो किसी न किसी ने ले ली है। उस एनर्जी को किसने लिया, तो मालूम चला कि फोटोन ने लिया है। सेम प्रोसेस यहाँ हम करने वाले हैं। पहले उसके मास ऑफ न्यूक्लियस को निकालेंगे, पर सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका थ्योरेटिकली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे, फिर देखेंगे कि क्या अल्फा वाली बात है या कुछ और है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मेरे साथ बने रहें और इन तक लेक्चर देखें, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मैं ये कहना चाह रहा था एक ज़रूरी बात कि इस लेक्चर के, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स का जितना भी सीरीज ऑफ लेक्चर, सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये न्यूक्लियाई चैप्टर, बोर्ड वाले अगर आप देख रहे हैं मेरा लेक्चर, तो ये न्यूक्लियाई चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई। एनसीईआरटी खोलो और देख लो। चलिए, तो बिना वक्त जाए कि हम लोग शुरू कर रहे हैं बीटा। सबसे पहले तो लिख दो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न। अब देखिए, अब गाड़ी वाड़ी की जो आवाज आ रही है ना, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। दादा जो थे
मेरे अब्बा के अब्बा, उन्होंने ज़मीन ही ले ली ऐसी जगह, मतलब ज़मीन, और फिर हाईवे यहीं से पास हुआ। हाँ, तो जाबिश फिजिक्स आप टेलीग्राम चैनल पे ये ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह, टीबीपी, डीपीपी, फार्मूला बुक, ये सारी चीज़ें आपको, हैंडबुक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जाओ अभी जाके डाउनलोड करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और सारी मटेरियल सेव कर लो, ठीक है। बीटा डीके, सबसे पहले बीटा डीके में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो दो तरह का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा किसके बारे में, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव मतलब कि पॉजिट्रॉन, किसके बारे में, पॉजिट्रॉन। अब थोड़ा मैं पॉजिट्रॉन निकलता है इसमें, उसमें क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है एक्स, डॉटर नहीं पेरेंट, एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, इसमें से पॉजिट्रॉन निकला तो Z हो जाएगा इसका, तो अब पॉजिट्रॉन निकलता है, इसमें प्रोटॉन टूटता है, ठीक है। इसमें जो है प्रोटॉन डिकम्पोज होगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, इसमें प्रोटॉन डिकम्पोज होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन निकला तो प्रोटॉन इसमें एक्चुअली में टूटता है, ठीक है। प्रोटॉन टूटा तो प्रोटॉन से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं बनकर, तो प्रोटॉन से निकलती हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से निकलती हैं न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जिसका प्लस कितना हो, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अच्छा भैया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चार्ज होता है, मतलब कि इसी को हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, या ऐसा बोलो कि न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये निकलता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं इस वाले रिएक्शन में कौन टूटता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन। प्रोटॉन टूटेगा तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है। पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं उसे, पॉजिट्रॉन वो होता है जिसके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अच्छे से लिख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो प्लस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, बात समझ में आ रही है, उसे कहेंगे जिसके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो, ठीक है। अब समझिए आगे, तो इसका इक्वेशन अगर लिखे तो x, ये Z, ये A, एटॉमिक मास नंबर A। अब देखिए चूंकि एक प्रोटॉन टूटा है, तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये बात आपको मालूम है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो यहाँ जब एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन है, तो यहाँ क्या हुआ कि एक प्रोटॉन टूट गया। एक प्रोटॉन जब टूट जाएगा तो क्या बनेगा, ये हो गया y, एक प्रोटॉन टूटा तो ये हो जाएगा Z-1, Z-1, ये एक प्रोटॉन टूटा तो क्या हुआ, Z-1, और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, मास नंबर में क्यों नहीं बदलाव आएगा, देखिए -1 क्यों हुआ, ये समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि प्रोटॉन टूट गया। प्रोटॉन टूट गया है तो एक प्रोटॉन की कमी आ गई, एक प्रोटॉन की कमी आ गई मतलब एक एटॉमिक नंबर उसका कम चला जाएगा, तब ये पेरेंट से क्या बन जाएगा, डॉटर बन जाएगा। मास नंबर में क्यों बदलाव नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। इस वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि देयर इज वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, देयरफॉर इट कैन बी इग्नोर। तो मास नंबर में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ए है, ठीक है। इसमें से निकला क्या क्या, तो ये पेरेंट है, ये डॉटर है, तो इसमें से निकला एक पॉजिट्रॉन, बात समझ में आ रही है, पॉजिट्रॉन ये निकला, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। यहाँ तक तो देखिए जो अल्फा में हमने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मास की, ठीक है। जब चूंकि ये गया, ठीक, पूरी कहानी रिपीट होगी, पूरी कहानी, किसका मास ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वही सब चीज़ें यहाँ पर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। पॉजिट्रॉन का सिंबल E+ ले लीजिए, ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। फिर बात वही, किसका मास ज़्यादा होगा, तो x का मास ज़्यादा, x क्या है,
हाँ, और एक चीज़ और जो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल एम अगर मैं लिखूँ तो ये दिखाएगा मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। और अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल एम, मास ऑफ एटम, और अगर लिखता हूँ मैं स्मॉल एम तो ये कहलाएगा मास ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसका मास ज़्यादा है, मास में कितना, वही कहानी, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, इसका मास कम होगा तो इसका मास कम होगा, इसका मास कम होगा, इसका मास कम होगा। क्यों कम होगा, वो सारी कहानी हमने पिछले में पढ़ी है, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। मास कम होगा तो मास ऑफ एक्स, स्मॉल एम समझ लीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस है, तो एम एक्स बड़ा होगा और एम वाई, वाई प्लस एम ई, ई प्लस का मास क्या होगा, कम होगा। तो मास कुछ ना कुछ घटा, मास कुछ ना कुछ घटा, कितना मास घट गया, तो डेल्टा एम निकालिए। डेल्टा एम निकालने का तरीका आपको पता है, डेल्टा एम निकालने का तरीका पता है, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम ई प्लस, ये डेल्टा एम निकालेंगे। ये फॉर्मूला तब हम लगाएंगे जब हमें क्या पता हो, जब हमें न्यूक्लियस का मास दिया गया हो। जब हमें न्यूक्लियस का मास दिया गया होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, व्हेन न्यूक्लियस मास इज गिवन, व्हेन WHEN, व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन, जब न्यूक्लियस का मास दिया गया होगा तो हम ये काम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया, समझिए। अब यहाँ तक की कहानी हमने समझ लिया। अगर हमें मास ऑफ एटम दिया होगा, इफ मास ऑफ एटम इज गिवन, 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 अगर मास ऑफ एटम दिया गया होगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा एम बराबर कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या दिखाता है, यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल एम, एम एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे हैं ना, तो एम एक्स माइनस जेड एम ई में से घटा देंगे। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस पहले भी मैंने बताया, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, पूरे एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये वही चीज, वही कहानी है। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे एम वाई माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो z माइनस 1 एम ई, अब इतना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और प्लस एम ई। ठीक है, प्लस एम ई। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस, इसको माइनस एम वाई डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड एम ई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एम ई, हाँ, माइनस एम ई, और फिर माइनस प्लस माइनस एम ई। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो यार, तो कितना आ गया डेल्टा एम, डेल्टा एम मिलता है हमें एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई, ये हमें मिल गया डेल्टा एम। तो अगर ये मास ऑफ एटम दिया होगा तो ये लगाना है, मास ऑफ न्यूक्लियस दिया होगा तो ये लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फॉर्मूला वही है। अब इसके बाद अगर आप देखें ध्यान से तो हमें एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितनी हुई, ये सब थ्योरेटिकल काम चल रहा है, फिर प्रैक्टिकल के लिए हम इसको भी मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे। तो एनर्जी एसोसिएटेड कितना हुआ, नाउ एनर्जी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड Q, एनर्जी एसोसिएटेड क्या था, Q बराबर क्या था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्या था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या था, तो डेल्टा एम यहां डाल दीजिए, एम एक्स, ठीक है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, याद कीजिए, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया क्या आपका Q, क्या निकल के आ गया, Q निकल के आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, तो Q बराबर और करके एक और फॉर्मूला लिख लो, Q
Q बराबर mx स्मॉल m माइनस स्मॉल my प्लस me प्लस, ठीक है, me प्लस me प्लस me प्लस, समझिएगा, me प्लस me प्लस me प्लस me प्लस me प्लस, ठीक है, me प्लस इंटू 5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो हमने थ्योरेटिकली क्या निकाल लिया है? एनर्जी निकाल लिया है। अब इस एनर्जी को प्रेडिक्ट करने के लिए, और इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको आपको बताऊंगा अभी। पहले आप इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वो नया फंसने का इसका बीमारी, खैर नोट कीजिए आप इसको। एक्स वाई, इसका इक्वेशन लिख लीजिए। एक्स जेड मास नंबर ए बना वाई जेड -1 मास नंबर उतना ही है क्योंकि बहुत छोटा है, और निकलता है इसमें से ई प्लस, ठीक है, पॉजिट्रॉन निकलता है। अब समझिए ये बहुत छोटा है। अब आप ऐसा समझो कि मान लो कि एक, इसको ऐसे समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा फील करते हैं। अब मान लीजिए कि एक बम है या एक मास है जो 1000 kg का है, जो कितने किलो का है? 1000 किलो का है, ठीक है। ये फटा तो फटने से इससे दो मास निकले, ठीक है। एक था 999.9 किलो का, 999.9 kg, और एक छोटा सा पार्टिकल बना, छोटा सा पार्टिकल, मतलब ये कितने ग्राम का हुआ? 1 ग्राम का, ठीक है। 1 ग्राम मतलब कि 1 ग्राम नहीं, रुक जाओ, मैं बता रहा हूं कितने ग्राम का होगा। 9 kg, अब सही है। तो ये कितने ग्राम का हुआ? 1 ग्राम का। कितने ग्राम का हुआ? 1 ग्राम का, ठीक है, 1 ग्राम का मास। अब देखो ये फटेगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, और मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ? सर इसलिए कंजर्व हुआ क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, ये टर्म मैंने बताया था कि ये खुद से डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये खुद से क्या होने लगता है? डिसइंटीग्रेट होता है। इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स है इस पर क्या है? 0 है, 0। नेट फोर्स इस पर कितना है? 0। तो जब नेट फोर्स इस पर 0 है तो जाहिर सी बात है कि इसका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। तो फाइनल मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बम फटा। तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इसके पास तो मास बहुत ज्यादा है, और इसके पास मास क्या? बहुत कम, बहुत कम मास है। बात समझ में आ रही? बहुत कम मास है। तो सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा? सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा? ये 1 ग्राम वाला हिस्सा ले जाएगा, कोई शक? बात समझ में आ रही? तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? बराबर फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो सारी की सारी एनर्जी ये ले जाएगा। तो पीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। अब इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो फाइनल मोमेंटम तो क्या लिखेंगे कि जिसका इसका ज्यादा होगा, मतलब मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लें, चलो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लेते हैं तो मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। ये बात समझ में आ रही? अब मास ऑफ ए बहुत ज्यादा, ओहो बहुत ज्यादा, तो मास हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ बी। तो मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी इंटू वी ए बराबर क्या आएगा? वी बी। अब खुद सोचो कि ए का मास क्या है? बहुत ज्यादा है, और बी का मास एकदम कुछ नहीं है। तो इसको जब आप डिवाइड दोगे तो ये क्या होगा? बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके वेलोसिटी से, तो सोचो कि वी बी कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा? सारी एनर्जी ले जाएगा, सारी एनर्जी ले जाएगा
ले जाएगा ये पॉजिट्रॉन ले जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी यही ले जाएगा पॉजिट्रॉन। अब इसकी एनर्जी का खेल खेलते हैं फिर से और भेजते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में और देखते हैं रेडियस कैलकुलेटेड कितना आता है। तो रेडियस कैलकुलेटेड, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस कैलकुलेटेड का फॉर्मूला होता है Q mv अपॉन QB, mv अपॉन QB। इसको मोमेंटम में चेंज कर दीजिए, √2 मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोजिट्रॉन इनटू B। ये कैलकुलेटेड। अब इसको हम कहाँ भेज रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। इसमें हमने भेजा किसको? वही पॉजिट्रॉन को भेजा, E+ को भेजा कि तू जो अंदर, जैसे ही ये अंदर आता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि इसका RC कितना होना चाहिए। तो इसका मान लीजिए ये RC है, ये RC है, तो ये RC है, ये ऐसे आता है और चल भैया, खुश हुए, अरे बाप रे, जो रेडियस कैलकुलेटेड किया था वैसे ही हो रहा है। लेकिन हमने ये साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि ओहो हो कि इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब पूरा भरा हुआ स्पेक्ट्रम है चचा, एकदम स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे पार्टिकल है, मतलब कि सब प्रोजिट्रॉन का एकदम हर एनर्जी का वेरिएशन है, पूरा हर एनर्जी का है उसमें पॉजिट्रॉन देखने को मिल रहा है। ये तो गड़बड़ है, ई बाबा, ये तो गड़बड़ है। बात समझ में आ रही? तो ये तो गड़बड़ है। तो लॉजिक ये मतलब कि इसको ऐसे बताया गया कि हुआ ये फिर कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है, तो इससे ये मालूम चला कि रेडियस इसकी कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है, इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कोई ले रहा है। अब अल्फा पार्टिकल में कौन ले रहा था? फोटोन। तो इसमें भी कुछ उस तरह का पार्टिकल निकलता है, ठीक है, इसमें भी कुछ उस तरह का पार्टिकल निकलता है। इसको मिटाओ और फाइनल लिखो, इसमें भी कुछ उस तरह का पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जब ये होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ व्हेन बीटा माइनस डीके हैपेंस, व्हेन बीटा प्लस डीके हैपेंस देन पॉजिट्रॉन के साथ ठीक है, देन पॉजिट्रॉन के साथ एक पार्टिकल आता है एनर्जी लेकर, फोटोन की तरह एक पार्टिकल आता है साथ में एनर्जी लेकर, ठीक है, एनर्जी लेकर, जिसे कहते हैं ठीक है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं एनर्जी लेकर आता है, जिसे कहते हैं न्यूट्रिनो। नाम सुना क्या? अरे बोल, नाम सुना क्या? न्यूट्रिनो। इसको इससे दिखाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है ना न्यू, इसी से दिखाते हैं न्यूट्रिनो। तो इट इज लाइक फोटोन, मतलब फाइनली इसको अगर हम लिखेंगे अब फाइनली, तो इक्वेशन कैसे दिखाएगा? फाइनली इक्वेशन लिखाएगा x z a y z माइनस 1 a प्लस e प्लस ये। बात समझ में आ रही है? ये है आपका बीटा पॉजिटिव डीके।
तो न्यूट्रॉन जैसा अल्फा पार्टिकल आता था, अल्फा पार्टिकल के साथ कौन आता था, अल्फा पार्टिकल के साथ आता था आपको प्रोटॉन, फोटोन आता था, तो फोटोन एनर्जी लेकर आता था, उसके साथ एनर्जी लेकर। तो यहां भी कुछ निकलता है, कौन, न्यूट्रिनो, जो क्या करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लेकर निकलता है। इस वजह से एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है, जिसमें से हर की एनर्जी थोड़ी थोड़ी ये ले लेता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूट्रिनो होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी बात मैं बता दूं आपको। न्यूट्रिनो, ये जो न्यूट्रिनो है ना, ये न्यूट्रिनो, इसका जीरो रेस्ट मास होता है, जीरो रेस्ट मास, ठीक है, इसका जीरो रेस्ट मास होता है। उसके बाद जीरो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। और ये इतना जीरो चार्ज, ठीक है, ये जीरो चार्ज होता है, जीरो रेस्ट मास होता है, और ये इतना छोटा होता है, वेरी टाइनी, वेरी टीनी, अब जो समझो, वेरी टीनी या टाइनी, जो भी समझो, वेरी टाइनी, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इसका मास कोई मेजर ही नहीं कर सकता, ये इतना छोटा होता है। तो ये एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल क्या करता है, इसमें से जो भी पॉजिट्रॉन आ रहे हैं उसकी एनर्जी ले लेता है और फिर निकलता है, ये भी साथ में निकलता है, जिसके वजह से पॉजिट्रॉन की एनर्जी कमती चली जाती है, और पॉजिट्रॉन की एनर्जी के वेरिएशन की वजह से एक स्पेक्ट्रम हमें बनता हुआ नजर आता है। याद कीजिए, अल्फा में हमें क्या मिलता था, अल्फा में हमें मिलता था फोटोन, बीटा माइनस डीके में हमें मिलता, सॉरी बीटा प्लस डीके में हमें मिलता है आपको कौन, न्यूट्रिनो। और एंटी न्यूट्रिनो दिमाग में आ रहा होगा तो वो हमें मिलता है बीटा निगेटिव डीके में, माइनस डीके में। तो फटाक से कहानी वही है, फिर से मैं रिपीट करूंगा बीटा माइनस डीके के लिए, लेकिन इतना लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बातें वही है। सबसे पहले देखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, उसका मास कम गया तो मास का फॉर्मूला लिखेंगे, मास फॉर्मूला कम गया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब रेडियस कैलकुलेटेड डालेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि उसमें भी एनर्जी कम हो रही है, उसमें भी बनता है, तो वहां निकलता है इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो। कहानी वही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले आप इसको नोट करो जल्दी, फिर मैं बात करता हूं आगे आपसे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी, की कहानी क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बीटा पॉजिटिव के बाद, अब हम लोग बात करते हैं बीटा निगेटिव के बारे में। देखिए इसी में हो जाएगा बीटा, कहानी वही है, कोई इसमें घोष पोछ नहीं है, कहानी वही है। यहाँ हम लोग बात करते हैं, ये हमने बीटा, ये किसका रिएक्शन था, बीटा पॉजिटिव डीके का। अब देखें आप कि बीटा निगेटिव डीके, ठीक है, इसमें कौन टूटता है, तो इसमें टूटता है न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें कौन टूटता है, न्यूट्रॉन। उसमें कौन टूटा था, प्रोटॉन टूटा था, ठीक है। इसमें कौन टूटा, न्यूट्रॉन टूटा, ठीक है। न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन टूटता है तो बनाता है एक प्रोटॉन और बनाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो रह जाएगा कहां, न्यूक्लियस में रह जाएगा, न्यूक्लियस में रह जाएगा, न्यूक्लियस में, ये बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस। यही है बीटा निगेटिव, इसी को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। बात समझ में आ रही, बीटा माइनस पार्टिकल। अच्छा, इसका रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन क्या होगा, एक्स जेड ए टूटेगा तो हो जाएगा, चूंकि प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन टूटा, ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें बढ़ गई है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से Z+1 हो गया, Z+1 हो गया, तो इसका मास नंबर कितना रहेगा, तो मास नंबर इसका ए ही रहेगा, ठीक है। ये टूटता है तो साथ में बनता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन बनता है तो ये, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। अब इसमें भी वही, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, वही सब कहानी है, रिपीट हो रही है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो मास कितना होगा, तो डेल्टा क्यू mx माइनस, वो वाला काम करेंगे, ठीक है। तो वो भी अब मैं करके दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये आ गया, तो इसे कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। समझिए इसको, आप इसको समझते हैं। देखिए वही कहानी है, क्या समझ रहे हैं हम लोग, बीटा माइनस डी के, क्या समझ रहे हैं,
बीटा माइनस डीके। न्यूट्रॉन टूटेगा इसमें तो बनेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रह जाएगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसी को हम लोग, यही बीटा पार्टिकल, यही है बीटा पार्टिकल, यही बीटा पार्टिकल है, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्या है, एक्स ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका मास कम होगा, मास कम होगा तो मास कितना होगा, mx माइनस एम वाई प्लस एम ई। ये तब लगाएंगे जब न्यूक्लियस दिया होगा। अगर हमें मास ऑफ एटम अगर मालूम होगा तो डेल्टा mx माइनस जेड एम ई, ठीक है, जेड एम ई, उसके बाद एम वाई माइनस जेड प्लस वन एम ई माइनस एम ई। अब देखिए डेल्टा एम एक्स माइनस एम वाई, ये इसमें से जेड एम ई से जेड एम ई कट जाएगा और एम ई से एम ई कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो व्हेन मास ऑफ एन एटम इज गिवन तब ये लगाएंगे। एनर्जी कितना होगा तो Q बराबर एम एक्स माइनस एम वाई बराबर एम वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पर मास हम किस में डालेंगे, AMU में डालेंगे। ये बात हमने पढ़ा हुआ है। अब रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, तो हमने देखा कि ये 1 2 जा रहा है, बाद बाकी इधर उधर जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी वही कहानी। तो इसमें कौन सा पार्टिकल आता है, तो इसमें आता है एंटी न्यूट्रिनो, जो एनर्जी ले लेता है। इसका भी जीरो रेस्ट मास होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। तो फाइनली जो हम बीटा डीके में रिएक्शन लिखेंगे वो क्या होगा, एक्स ए जेड, ठीक है। ये यहाँ तक, इसमें बस हमने क्या ऐड कर दिया है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अल्फा डीके में निकलता है फोटोन और अल्फा पार्टिकल निकलता है। बीटा प्लस डीके में निकलता है, कौन टूटता कौन है, प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन टूटता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जिसका मास और इलेक्ट्रॉन जितना होता है लेकिन चार्ज प्रोटॉन जितना होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो उस रिएक्शन में क्या आता है, फोटोन निकल कर आता है, ठीक है। सॉरी, उस रिएक्शन में क्या निकल कर आता है, न्यूट्रिनो। इसमें कौन टूटता है, तो इसमें न्यूट्रॉन टूटता है। न्यूट्रॉन टूटा तो इसमें बना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल, बीटा निगेटिव पार्टिकल बनकर बाहर आता है। तो इसमें जो एनर्जी ले लेता है वो कौन ले लेता है, एक पार्टिकल जो इसका जीरो रेस्ट मास है, न्यूट्रल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। उसको दिखाते हैं, उसके ऊपर बार दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे के शेल, के कैप्चर की बात करेंगे। तो आप पहले इतना नोट करो, फिर के कैप्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं, अब आसानी से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे के कैप्चर के बारे में। के कैप्चर कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। यह है कि जो जैसे हमारा यहाँ समझते हैं के कैप्चर के बारे में, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत भरा हुआ है और ये के सेल है। सबसे नज़दीक तो ये होता है ना, के बाद कौन होता है, एल होता है। तो सबसे नज़दीक तो के है, सबसे नज़दीक तो के है। अच्छा भैया, के है तो के में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रोटॉन में भरा होता है, मतलब जिसके पास जो होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा, एक्सेस। अब ये क्या करता है कि ये अब देखता है कि भाई मुझे तो चाहिए अब निगेटिव, तो सबसे नज़दीक कौन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इतना पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर। क्यों खींचा, क्योंकि प्रोटॉन के पास बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है। देखिए समझते हैं इसको इधर कि एन एक्साइटेड न्यूक्लियाइड, मतलब जो प्रोटॉन में क्या हो, रिच हो, ऑफन रिटर्न्स टू ए स्टेबल न्यूक्लियाइड। वो कभी कभी ऐसा होगा कि वो स्टेबल होने के लिए, है ना, क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कैप्चर करता है, मतलब न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए कैप्चर करता है के सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये एक्स जेड ए प्लस किसको खींचाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो अब बच गया क्या, वाई, जो हो गया अब Z-1, और मास नंबर उतना ही है लेकिन एटॉमिक नंबर उसका एक घट गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को खींच के प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसलिए उसका एक एटॉमिक नंबर कम जाएगा। ये पैरेंट है और ये क्या है, डॉटर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर के का इलेक्ट्रॉन तो खिंचा गया, तो के में क्या। तो के में देखिए, जो वैकेंसी कॉज्ड इन के सेल, जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो भरा जाता है किसके वजह से, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट। के बाद जो एल है, एल के बाद जो एम है, उन सब में से इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं किस में, के में आते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिट्स, रिजल्टिंग इन द इमिशन ऑफ एक्स रेज। अब हर लेवल का तो एनर्जी क्या है, के का एनर्जी लेवल कुछ है, एल का कुछ होता है ना। के का एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, कम है, मतलब कम नहीं, मतलब अलग अलग।
तो अब उसको उसमें से इसमें आने के लिए उसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, निकालनी होगी, तभी तो वो उसमें आएगा। तो वो जो निकालता है वही कॉज होता है किसका? एक्सरेज का। बात समझ में आ रही है? यही है के कैप्चर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं गामा डीके के बारे में। तो गामा डीके में क्या होता है कि ये फिनोमेना है जिसमें गामा रे फोटोन निकल कर जाएगा, ठीक है, स्पेशली फोटोन ही निकलेगा फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। फोटोन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मास नहीं होता है, तो इसमें कोई भी जेड का लफड़ा नहीं फंसेगा। जो एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर रहेगा वही पेरेंट का भी, जो पेरेंट का रहेगा वही डॉटर का भी रहेगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं फंसेगा। बस प्लस क्या कर देना है? गामा कर देना है। इन गामा डीके डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम चार्ज एंड मास नंबर। बात समझ में आ रही है? तो यही है गामा डीके, और ये हमने पढ़ लिया क्या? के कैप्चर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका, बाद में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज। और बाद में याद रखिएगा कि मतलब इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो पसंद आया, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बेशक लाइक आप दीजिए। अगर नहीं आया, हो भी सकता है नहीं आया हो, अपना अपना मेंटलिटी होता है। तो अगर किसी चीज़ में मेरी कमी रह गई है और आपको लग रहा है तो लाइक नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आया है बेहतरीन तरीके से तो वाजिब है, वो मेरा हक है, आपको देना होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।